हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो सेशन ऑफ डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बच्चों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, मैंने बताया था कि बाकी वीडियोस आ चुकी है और मैं पॉलिटी टीच करूंगा आपको। काफ़ी सारे बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं, उन डाउट्स को लेकर आज इवनिंग में मैं एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस तरीके से हमारा टाइम टेबल रहेगा। रेगुलर वीडियोस आ रही हैं सैटरडे के बाद से आपको, ठीक है। संडे को मेरे पास कुछ हजारों सैकड़ों बच्चों के मैसेज आए होंगे कि सर आज क्लास नहीं लगी। भाई संडे को ऑफ रहा करेगा आप लोगों का, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना कि संडे एटलीस्ट आपका ऑफ रहेगा। जैसे एग्जाम की डेट आ जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी, उसके बाद हम लोग बिल्कुल भी आराम नहीं करने वाले हैं। आप लोगों को अपना 100% देने वाले हैं, सभी के सभी टीचर्स, सभी के सभी स्टाफ्स, ठीक है। तो अब जो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हमें करनी है, आज मैंने बताया था कि मैं आपको पॉलिटी टीच करने वाला हूं, तो पॉलिटी से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके बनते हैं वो अभी हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि पॉलिटी से रिलेटेड जितना भी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं मैं आपको बताता हूँ बच्चों। अभी पॉलिटी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, हमारे संविधान से रिलेटेड है। चलिए आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज सेशन। आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पॉलिटी के रिगार्डिंग सारे चीज़ें पढ़ेंगे। बच्चों, दो वर्ड बड़े ही इंपॉर्टेंट आते हैं, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड, और दूसरा वर्ड आपका पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी को हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम संविधान कहते हैं। तो दो वर्ड हो गए, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों का एक बेसिक मतलब हमको पता है कि हमारे एक्ट से रिलेटेड, हमारे रूल्स से रिलेटेड, या कुछ लोगों का समूह है वो कैसे काम करेगा, वो सारी चीजें हम इनके अंदर पढ़ते हैं। बट एक बेसिक डिफरेंस जो इन सब में है, हमें वो पता करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो डिफरेंस क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है और पॉलिटी क्या चीज है। जो आज का लेक्चर रहने वाला है वो आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट इन सब चीजों से निकलकर, तो ये क्वेश्चन आपको करने ही करने पड़ेंगे। ये सेशन आप पूरा देख लेना बच्चों, मेरी गारंटी है आपके नंबर फुल बटा फुल इस सेशन में से कोई क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटने वाला। आइए देखते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आपको स्थायित्व मिलेगा। स्थायी का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं। बट अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी अस्थाई है, ठीक है। इसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। STRU स्ट्रक्चर नहीं है, पॉलिटी का कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बट एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो जो कंप्लीट प्रोविजन होता है किसी कंट्री के, किसी कंट्री के कंप्लीट प्रोविजन के सोर्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, या हम हिंदी में कहें तो संविधान कहा जाता है। हाँ जी, तो क्या कहा जाता है इसको? कॉन्स्टिट्यूशन या आपका संविधान नाम से इसको जाना जाता है, किसी कंट्री के कंप्लीट प्रोविजन के सोर्स को। मतलब क्या इस बात का कि वो कंट्री कैसे काम करेगी, ये सारी चीजों का कोई सोर्स है। जैसे हमारा सोर्स क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये क्या हो गया, एक सोर्स हो गया, यहां से पता चल रहा है कि ये कंट्री कैसे काम करेगी, तो इसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वहीं मैं पॉलिटी की आपसे बात करूं तो कि पॉलिटी क्या होता है। पॉलिटी किसी भी शासन व्यवस्था में या किसी कंट्री की शासन व्यवस्था में, रूलिंग एक्ट में, ठीक है,
शासन व्यवस्था में डे टू डे चेंजेस को पॉलिटी कहा जाता है। पॉलिटी कहा जाता है। बच्चों डिफरेंस आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी पॉलिटी के अंदर एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आई थिंक इसके अंदर किसी को भी डाउट नहीं होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट इतना पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा फिक्स्ड है और इनमें से कौन सा फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिफेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं जिस टॉपिक से, अभी हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों। अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा, आइए देखते हैं। हमारा जो अभी टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसी को हम हिंदी में कहेंगे संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने नीचे एक बुक बनाई थी आप लोगों के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसको कोई ना कोई तो लिखेगा। बट क्या इतने करोड़ों की 100 करोड़ से ऊपर हमारी पॉपुलेशन है, हमारे उस पॉपुलेशन को कैसे काम करेगा? क्या एक आदमी लिख सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं लिखेगा। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा लिखी गई, कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप के द्वारा ये कहा गया कि आप लोगों को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा संविधान का निर्माण करना है, ऐसा संविधान बनाना है जिसके तहत, जिसके अंदर सभी लोग मिलकर काम कर सके और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हो सके जल्दी से जल्दी। आइए देखते हैं कि कैसे इस संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग उठी, क्या आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी चीजें अभी हम देखेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं बात करूं तो 1895 में एक व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा मांग उठाई गई, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की आवश्यकता है, जरूरत है। पर बच्चों इनकी जो मांग थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, उसको सिरे से नकार दिया गया। ठीक है, सिरे से नकार दिया गया। गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने इस चीज को सिरे से नकार दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो मांग सबसे पहले उठाई थी। अच्छा इसमें पूछ लेते हैं कि सबसे पहले किसने मांग उठाई थी? तो इन्होंने आपकी सबसे पहले मांग उठाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। बात ध्यान रख लेना बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं 1922 में, 1922 के अंदर, माफी चाहूंगा, महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी के द्वारा एक डिमांड रखी गई, एक मांग रखी गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए। पर इन्होंने पूर्ण स्वराज वर्ड का यूज किया था। पूर्ण स्वराज, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है कि किस व्यक्ति ने बिना कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज किए कॉन्स्टिट्यूशन सभा के निर्माण की बात की थी। तो यहां पर इनके द्वारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज नहीं किया गया था।
कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। बच्चों इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो 1924 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था आपका मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जी ने भी, जिनकी स्वराज पार्टी थी, ठीक है, इन्होंने भी मांग उठाई कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी मांग को भी सीरियसली नहीं लिया, सिरे से खारिज कर दिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थी, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर आपको लगता है। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि जो नोट कर लेगा बच्चा उससे बढ़िया कोई नहीं रहेगा, ठीक है। हो सके तो आप लोग इस चीज को कंप्लीटली नोट करने का काम करें। आइए आगे देखते हैं। आगे बच्चों एक व्यक्ति आते हैं आपके 1934 में, जिनका नाम था M.N. राय। M.N. राय बड़े ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से प्रेरित थे, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के तेज तर्रार लीडर थे। इन्होंने कहा कि भाई हमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए ही चाहिए, आप दोगे तो ठीक है वरना हम अपनी खुद बना लेंगे। और इस समय तक जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी वो भी काफी ज्यादा पावर में आ चुकी थी। अब कांग्रेस ने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले जब ये चीज कह रहे हैं तो हम क्यों ना कहें, तो कांग्रेस ने नुक्कड़ सभाएं आयोजित करवानी स्टार्ट कर दी। नुक्कड़ सभा क्या होती है? किसी गली चौक चौराहे पर पोस्टर लेके 10-15 लोग खड़े हो जाते थे, वो अपनी बात बाकी लोगों तक पहुंचाते थे, इसको नुक्कड़ सभा कहा जाता था। अब इस नुक्कड़ सभा को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी हथकंडे अपनाए, लोगों को डराना पीटना स्टार्ट किया। तो एक तरीके से इन्होंने कोशिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जो मांग है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की उसको दबा दिया जाए, पर लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि अब उनको चाहिए ही चाहिए था। और इसी बीच 1940 की बात आती है। 1940 में क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड की हालत काफी नाजुक थी, काफी पतली हो चुकी थी। उस पतली हालत के दौरान क्या हुआ 1940 के अंदर, जब इन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव भेजा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के अंदर क्या कहा इन्होंने कि हम आपको अधिराज्य का दर्जा दे देंगे, जिसको इंग्लिश में प्रोविजनल स्टेट कहा जाता है। प्रोविजनल स्टेट का दर्जा दे देंगे। ये प्रोविजनल स्टेट, अधिराज्य, आप वर्ड से ही समझ पा रहे हो कि आपका आधा हिस्से में आपका राज रहेगा, आधे में आपका राज नहीं रहेगा। मतलब कि कुछ ऐसे चीजें रहेंगी जहां पर आप इंटरफेयर कर पाओगे और कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जहां आप इंटरफेयर नहीं कर पाओगे। तो ऐसा दर्जा देने के लिए इन्होंने कहा, और यह भी कहा कि इफ यू विल सपोर्ट अस इन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगर आप हमारी द्वितीय विश्व युद्ध में मदद करोगे हम तो ही आपको प्रोविजनल स्टेट बनाएंगे, वरना हम आपको नहीं बनाएंगे। अब ये मांग को भी भारत वालों ने देखा कि जाके किसी के साथ आजादी मांग रहे हैं, यहां भी मर रहे हैं, लड़ाई में उनकी मदद करके भी मरेंगे, इससे अच्छा है मदद करते ही नहीं है। तो इंडिया में इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इसको नहीं माना गया भारत में। ठीक है जी, आइए आगे देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव के ठुकराने के बाद बहुत तेजी से मांग उठने लगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, आजादी की मांग बहुत ज्यादा तेजी से उठने लगी। तो इन्होंने क्या किया, क्रिप्स मिशन भेजा 1942 में।
क्रिप्स मिशन, लॉर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स इसके हेड थे और इसी क्रिप्स की वजह से इस मिशन का नाम रखा गया बच्चों क्रिप्स मिशन। ये जो क्रिप्स मिशन था ये भारत में लोगों को समझाने के लिए भेजा गया था। काफी सारे पॉलिटिशियंस बिक चुके थे, उन्होंने काफी सहयोग किया, इन्होंने बहुत सारी सभाएं की। एक इंपॉर्टेंट सभा जो क्रिप्स मिशन के दौरान की गई वो आपके गुरुग्राम जो आपका हरियाणा में है, इसके अंदर की गई एक इंपॉर्टेंट काफी अच्छी एक सभा थी क्रिप्स मिशन की। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है डिफेंस एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन की एक सभा का यहाँ पर आयोजन हुआ था, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है कि इस क्रिप्स मिशन को भी लोग नापसंद करते हैं। जहां जहां ये इन्होंने सभा करनी चाहिए, तेलंगाना में कई जगह सभाएं की, हर जगह लोगों ने इनको वापस जाने के नारे दिए। तो क्रिप्स मिशन भी ऐसे फेल हो गया। अब जो क्रिप्स भाई साहब थे, लॉर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स, इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड की जो संसद थी वहां पर सबको बताते हैं कि भाई अब हमारा खेल खत्म हो चुका है, अब भारत के लोग हमारी बातों में नहीं आने वाले, तो आप लोग यूं करो कि उसको आजाद कर ही दो, अब तो आजाद करने में ही हमारी भलाई है। तो ये सब चीजें देखते हुए ब्रिटिश संसद ने अपने कैबिनेट मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री थे उनके, आइए जानते हैं। इसके बाद कैबिनेट मिशन को भेजा। ये कैबिनेट मिशन, कैबिनेट क्या होता है? केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री जैसे हमारे वित्त मंत्री वगैरह हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, निर्मला सीतारमन है, वैसे ही उस समय के इनके 3 कैबिनेट मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर्स का दल बना के भेजा गया। नंबर 1 पे थे आपके पेंथिक लॉरेंस, नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट मंत्री थे वो थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, नंबर 3 जो आपके मंत्री थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों में से ये हेड थे कैबिनेट मिशन के। हेड पूछ ले आपसे तो पेंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिशन के हेड थे बच्चों। अब ये कैबिनेट मिशन क्या करता है कि हर जगह काफी सारे एरिया में जाता है, स्टडी करता है और ये अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवाता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेट है 16 मई 1946। इस दिन कैबिनेट मिशन रिपोर्ट सबमिट करवाता है। रिपोर्ट सबमिट, बच्चों इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लेना। कैबिनेट जो मिशन था या कैबिनेट मिशन के लिए जो लोग आए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी 16 मई 1946 को। इस रिपोर्ट में 2 बातें कही गई उनके द्वारा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जा सकती है। नंबर 1 इन्होंने तो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाए। जिसको हिंदी में हम कहेंगे संविधान सभा का निर्माण किया जाए, संविधान सभा। और जो दूसरी इन्होंने कही इंतरिम गवर्नमेंट, इंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। तो ये कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनाई जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान सभा बनाई जाए। तो बच्चों ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें थी जो किसके द्वारा कही गई थी? आपके कैबिनेट मिशन के द्वारा कही गई थी। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहेगा। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों अब लाइव क्लासेस की डिमांड कर रहे थे काफी सारे, भाई लाइव के लिए तो ऐसा है
2000 सब्सक्राइबर करवा दो फटाफट से, जितना शेयर कर सको, क्योंकि सभी टीचर्स अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके इस खुद के प्लेटफॉर्म डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे दे रहे हैं। तो एक आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी हमारा साथ दें, हमारा कर्तव्य निभाएं। ठीक है बच्चों, मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथ साथ एक नंबर भी दे देता हूं आपको, कोई डाउट आए तो 7988480526 आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली। आपको कोई डाउट आए तो, किसी टीचर का पर्सनली नंबर चाहिए होगा तो भी आप मेरे पास कॉल करके, ताकि आप उनसे भी आपका डाउट क्लियर कर सकें। बस डिफेंस के कोई भी एग्जाम आपका छूटने ना पाए। जल्दी ही एफकेट का बैच हम लॉन्च करेंगे, अभी एनडीए से रिलेटेड सारी चीजें चल रही हैं, बट ये नहीं है। अच्छा, एक चीज समझा दूं भाई आपको, एक चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या करेगा, सर एफकेट का बैच चल रहा है तो मेरा क्या काम है, सर एनडीए का बैच चल रहा है, सीडीएस वाले का और एफकेट वाले का क्या काम है। भाई ये कैबिनेट मिशन 3 मंत्री, अब मैं एनडीए में पढ़ा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, भाई एफकेट में नाम बदल दूंगा क्या इनके, सीडीएस में नाम बदल दूंगा क्या इनके। तो डिफेंस का भाई कोई भी एग्जाम हो, XY ग्रुप में नाम बदल दूंगा क्या इनके, आर्मी जीडी में इनके नाम बदले जाएंगे क्या। तो यार भाई पढ़े लिखे इंसान हो, पढ़े लिखे बच्चों वाली बात किया करो। जीके ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं, जैसे एफकेट की रीजनिंग बिल्कुल अलग है, एफकेट का मैथ थोड़ा अलग है, एनडी का मैथ अलग है, तो वो चीजें आप थोड़ा देख के पढ़े। बट जहां जीके की बात आती, साइंस की बात आती है, तो सारे लेक्चर्स लगाया करो भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों, आपसे सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।